Hello everyone, this is part 2 of PT 365 Polity section. तो in part 1 हमने जुडिशरी तक कर दिया है. In part 2 we will try to cover important legislation and bills, जिसमें पहला टॉपिक है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट. तो 2023 में पार्लियामेंट जो है 3 एक्ट पास करी थी. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ था. तो भारतीय न्याय संहिता ये था जो रिप्लेस करा था इंडियन पेनल कोड 1860 का. 1860 के टाइम पे इंडियन पेनल कोड आया था और ये ड्राफ्ट किया गया था बाय टीबी मैकलॉय. उस समय के लॉ मेंबर थे, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के. ठीक है, तो इसी को रिपील कर दिया गया है. उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गया है. इसमें क्या क्या प्रोविज़न लाए गए हैं नए, जैसे कि कोई पिटी ऑफेंसेस है उसके लिए कम्युनिटी सर्विस. ठीक. और इसमें जो है गैंग रेप विक्टिम को जो क्लासिफिकेशन का था उसमें जो है पहले 16 ईयर था, अब 18 ईयर के ऊपर रहेंगे तो वो मेजर्स रहेंगे. तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड था उसको इंक्रीज कर दिया है 16 टू 18 ईयर्स फॉर गैंग रेप विक्टिम्स. और क्रिमिनलाइज करा है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन बाय डिसीटफुल मीन्स. और जो धोखाधड़ी से सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशन बना रहे हैं किसी के साथ, तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया है यहाँ पे. और इट रिमूव्स ऑफेंसेस ऑफ सेडेशन. सेडेशन के जो ऑफेंस थे उसको रिमूव कर दिया. बट जो जैसे कि ये हैं एक्साइटमेंट, एक्साइट सेसेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को अगर जो एक्साइट कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज करा है. या फिर कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ सपोर्ट कर रहे हैं. इंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. और यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करा गया है ऐसे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये सब. और मर्डर और ए ग्रीवियस हर्ट बाय ए ग्रुप. तो जैसे कि मॉब लिंचिंग होता था पहले, ग्रुप में आके लोग मार देते थे, तो वहाँ यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जो ऐसे ग्रीवियस हर्ट किए जा रहे हैं बाय ए ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, तो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन इन केस ऑफ मर्डर. बट अगर जो 7 साल की सज़ा हो सकती है इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये रिप्लेस करा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का. ठीक है. इसमें प्रोसीजर दिए हैं कि प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल के प्रोसीजर्स थे इसमें. ये आया था 1861 में ब्रिटिश के टाइम पे. फर्दर जो है अमेंडमेंट्स होते रहे थे. की प्रोविजंस क्या क्या हैं इसमें, जैसे कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स. जो अंडर ट्रायल पे डिटेंशन हो रहा है और वो फर्स्ट ऑफेंडर है, तो जितना उसका मैक्सिमम पीरियड का पनिशमेंट होगा उसका अगर जो 1/3 वो रह रहा है जेल में तो उसको रिलीज करा जा सकता है. ठीक. ऑन अ बॉन्ड. इफ एन अक्यूज है स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. जैसे कि अगर जो 6 साल का सजा हुआ है और फर्स्ट ऑफेंडर है तो 2 साल कंप्लीट करने पे उसको बॉन्ड पे रिलीज करा जा सकता है. सिमिलरली अगर जो क्या कहते हैं एक्यूज हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, अगर जो 6 साल का सजा है, अगर जो 3 साल किसी एक्यूज ने सजा काट ली है तो उसको बेल पे रिलीज करा जा सकता है बाय कोर्ट. बट ये कुछ केसेस में अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि पनिशबल बाय डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे. मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंज करा है, जैसे एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इन सर्टन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस. तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है. अगर जो कोई पनिशबल है जिसमें कि 7 साल से ज़्यादा का सज़ा सुनाया जा रहा तो वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है. ठीक है. बाकी ये एक बार रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023.
ये रिप्लेस करा है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस से रिलेटेड कि कौन कौन से एविडेंस जो है एडमिसिबल हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, वो इस आर्टिकल में सब्स्यूम करे गए थे, चाहे वो सिविल केसेस के हों चाहे वो क्रिमिनल केसेस के हों। तो इंडियन एविडेंस को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया है। और यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस विल बी सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी सेम दर्जा दिया गया जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स को होगा। और यहाँ पे अलाउड ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी एडमिसिबल है। जॉइंट ट्रायल हो सकते हैं अगर जो क्या कहते हैं एक कोई ऑफेंस है जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो सबको एक साथ बुला के जॉइंट ट्रायल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये एक्ट जो है 2023 में आया था, और इसमें ये था कि इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, लोगों का अधिकार है अपने डाटा का प्रोटेक्शन करना, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये एक्ट आया था। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, जैसे डाटा फिड्यूशरी क्या होती है और डाटा प्रिंसिपल क्या होते हैं। डाटा फिड्यूशरी वो कंपनी या फिर पर्सन या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो किसी का डाटा प्रोसेस करते हैं, और डाटा प्रिंसिपल जिसका डाटा प्रोसेस होता है। ठीक, अप्लीकेबिलिटी क्या है, तो प्रोसेस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, प्रोसेसिंग डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, इंडिया में ही होगा, और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ़ द ऑफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। तो अगर जो कोई गुड्स या सर्विसेज लिए जा रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे पर्सनल डाटा जो प्रोसेस होगा आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर होता है विद इन दिस एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता ये, जैसे कि कोई पर्सनल डाटा और पर्सनल पर्पस से आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पे नहीं अप्लाई होता। पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉस्ट टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल, तो हम पर्सनल डाटा रिलेट्स, अगर जो वो खुद डाटा प्रिंसिपल खुद ही अपना पब्लिकली रिलीज कर रहा है पर्सनल डाटा, तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, कंसेंट क्या है, पर्सनल डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली बाय लॉफुल पर्पस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल, कंसेंट लेने के बाद ही प्रोसेस कर सकते हैं डाटा। और ये राइट रहेगा डाटा प्रिंसिपल का कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है उस कंसेंट से एट एनी टाइम। तो अगर जो कोई छोटे बच्चे हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनका कंसेंट जो है उनके पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन देंगे। फिर ये एक्ट एस्टेब्लिशमेंट करता है एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कंप्लायंस का एंड इम्पोजिंग पेनल्टी इफ एनी ब्रीच हैपन्स। डायरेक्टिंग डाटा फिड्यूसरी टू टेक नेसेसरी मेजर्स, जो डाटा फिड्यूसरी रहेंगे उन नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि नहीं उनको डायरेक्ट करेंगे। और अगर जो कोई ब्रीच हो रहा तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी फर्दर डिसीजन लिया जा सकता है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं अगर जो आप सहमत नहीं हैं डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से, तो अपील कर सकते हैं आप TDS-AT में। राइट्स क्या क्या हैं डाटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स। डाटा प्रिंसिपल्स विल हैव राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, सीक करेक्शन या फिर इरेज, यहाँ पे आता है राइट टू बी फॉरगेटन। तो इस एक्ट में राइट टू बी फॉरगेटन एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बट राइट टू इरेज इज ऑल्सो ए राइट टू बी फॉरगेटन। ठीक, और इन केस ऑफ ड्यूटीज़ का कोई ब्रीच हो रहा तो पेनल्टी है 10,000 का। डाटा फिड्यूसरीज पे ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स करने हैं, यही सब है, एक बार रीड कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डाटा फिड्यूशरी एट SDF, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी। तो डाटा फिड्यूशरी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है SDF डिक्लेयर कर सकती है सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी। वो कंडीशन क्या क्या हैं, जैसे कि अगर जो वो पर्सनल डाटा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं,
जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और लार्ज अमाउंट में, वॉल्यूम में। क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे इंडिया के। ठीक है, तो ये सब पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है, एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी रहेगी, नोटिफाइड एजेंसी रहेगी, कोई स्टेटिस्टिकल पर्पस से डाटा यूज़ किया जा रहा है, या फिर कोई स्टार्टअप्स है, लीगल राइट्स है। तो ये सब कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट ये पेनल्टीज़ के बारे में देख लीजिए। दिस एक्ट स्पेसिफाइज पेनल्टी ऑफ वेरियस ऑफेंसेस सच एज अप टू 200 crore फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन। अगर जो कहीं चिल्ड्रन का राइट्स वायलेट हो रहा है या चिल्ड्रन को पोटेंशियल हार्म हो सकता है, तो वहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा का फाइन हो सकता है, अप टू 200 करोड़। और 250 करोड़ का फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट डाटा ब्रीच। ये डाटा फिड्यूसरी पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024। तो एक एक्ट आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जो कि केम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 2024। तो कुछ रूल्स दिए गए थे भाई, यूनियन मिनिस्ट्री पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। क्या क्या है रूल्स? प्रोवाइड फॉर वेन्यू इंचार्ज to take appropriate action including filing of FIR, prima facie cases of unfair means of offence in conduct of public examination is reported। अगर जो कहीं ऐसे अनफेयर मीन्स हो रहे हैं तो जो वहाँ पे वेन्यू इंचार्ज होंगे वो FIR कर सकते हैं। प्रोवाइड्स फॉर ए कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड, एक कमिटी गठित होगी अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं कहीं पे, अगर जो खुद ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कमिटी सेटअप करी जाएगी टू लुक आफ्टर द मैटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? अनफेयर मीन्स क्या इंक्लूड करता है, जैसे अनऑथोराइज एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, या फिर आंसर की ही गायब हो जा रही, असिस्टिंग ए कैंडिडेट ड्यूरिंग ए पब्लिक एग्जामिनेशन, टैम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्सेज, कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन। कुछ भी होगा, ये सब अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएंगे। पनिशमेंट क्या क्या है? term not less than 3 years but which may extend up to 5 years with fine up to 10 lakhs। अगर जो कोई आदमी ऐसा करता पाया जा रहा है, अनफेयर मीन्स करता पाया जा रहा है एग्ज़ाम में, तो 3 साल जो कि एक्सटेंड होकर 5 साल भी हो सकता है, और 10 लाख का फाइन भी दिया जा सकता है, इम्पोज करा जा सकता है उस पर। अगर जो कहीं ऐसे केसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट हो रही है, तो वहाँ पे इम्पोजिंग अ फाइन अप टू 1 crore and a proportion of cost examination shall also be recovered from it। 1 करोड़ का फाइन लगेगा और जो कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी रिकवर करा जाएगा वहाँ से। ऑल ऑफेंसेस बिल भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल जघन्य अपराध है। नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, दो टाइप के केसेस, जैसे कंपाउंडेबल केसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता आउट ऑफ कोर्ट, तो ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का, काफ़ी पुराना हो गया ये। इसमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। जैसे कि इट रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, उसको रिपील कर दिया, एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का, इन दोनों को रिपील करके टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आया है। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल भारत निधि, और जो कभी एग्जामिनेशन में आ जाए कि डिजिटल भारत निधि इज रिलेटेड टू, तो आपको याद होना चाहिए कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की OTT जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से रेगुलेट नहीं होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट शटडाउन। तो फ्रीक्वेंट इंडिया में फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन होते रहते हैं, जैसे मणिपुर में देखें आप, लद्दाख में पिछले साल जो डिमांड हो रहा था 6 शेड्यूल का,
तो वहाँ पे भी फ्रीक्वेंट शटडाउन हो रहे थे। तो आखिर उसी का रिपोर्ट है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का। तो इंटरनेट शटडाउन क्या है? इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विद इन अ लोकेशन, एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी को कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। किस किस रीज़न पे लगाया जा सकता है? नेशनल सिक्योरिटी पे, कोई सोशल अनरेस्ट ना हो, चीटिंग ना हो, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से लगाए जाते हैं। और ये पावर कहाँ से होता है? पावर कहाँ से मिलता है इस इंटरनेट शटडाउन का? इट इज़ गवर्नड बाई टेम्प्ररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस रूल्स। तो 2017 में रूल्स आए थे टेम्प्रेरी सस्पेंशन का, जो कि नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, जो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं 1885 का इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, उसमें नोटिफाइड है ये रूल्स। तो वहाँ से इसको पावर मिलती है इंटरनेट शटडाउन का। तो अगर जो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट आपका लॉस हो जा रहा है। तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट किस आर्टिकल में इंटरप्रेट करा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये भी पुराना हो गया है, बट एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसको रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था। तो जब कभी भी एक्ट जो है अमेंड होके नया बनता है तो उसके प्रोविज़न ब्रॉडर हो जाते हैं, ताकि ग्रेटर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे जाएं। ठीक है, स्ट्रेंथन एक तरह से होती है प्रोविजंस। तो इस एक्ट से, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 का, ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये एस्टेब्लिश करती है एक बॉडी, एक अथॉरिटी, जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसके जो चीफ कमिश्नर्स होते हैं और जो अदर कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सीसीपीए का खुद का इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अभी कोचिंग पे लगे थे फाइन्स कि जो है करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हमारे से निकले हैं, हमारे से यूपीएससी टॉपर हैं। हर कोचिंग वाले यही लगा रहे हैं। कोई सी सेट का कोर्स लिया लगाया तो दिया हमारे यहाँ से पूरा तैयारी किए। तो ये सब मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ थी ना, तो उस पर सीसीपीए जो है ना फाइन लगाया था। तो पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या क्या है? जैसे इम्पोज बाई सीसीपीए ऑन मैन्युफैक्चर्ड और इंडोर्स्ड अप टू 10 lakhs फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। 10 लाख का फाइन या फिर अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट लगा सकती है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 6 कंज्यूमर राइट्स की बात करा है अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है उसका भी राइट होना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे बारे में उसके। राइट टू चूज़, कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए चूज़ करने की, जब उसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो राइट टू चूज़ कर सकता है वो। राइट टू बी हर्ड, अगर जो कहीं ग्रीवेंसेस हो रहे हैं तो मतलब राइट टू बी हर्ड होना चाहिए कंज्यूमर के पास। राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, बाकी ये एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। तो पहले क्या होता था कि NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फंड रिसीव करते थे थ्रू फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन से फंडिंग होती थी इनका, और कोई रेगुलेशन नहीं था। तो ये अपने जो फंडिंग हो रही है उस फंडिंग को जो है ये गलत इस्तेमाल करते थे, चाहे वो एंटी इंडिया या फिर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट। ठीक है, जैसे कि कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना तमिलनाडु में, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंट प्रोटेस्ट होते थे अगेंस्ट द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बाद में ये पता चला कि वो मोटिवेटेड थे थ्रू फॉरेन फंडिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है हैज़ लिस्टेड डाइवर्सन ऑफ फॉरेन फंड फॉर कैरिंग आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और इंसाइटिंग मैलिशियस प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस कन्वर्शन। तो उस बेसिस पे डिनाई करा जा सकता है FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO।
तो FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 2010 में आया था, और जस्ट टू लुक आफ्टर द फॉरेन फंडिंग ऑफ NGOs। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाई ए फॉरेन सोर्स टू एन आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। FCRA इम्प्लीमेंट करा जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सपोर्टेड बाई इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो फिर 2010 का था, उसको FCRA 2020 में कुछ अमेंडमेंट करे गए ताकि और स्ट्रेंथन करा जाए पॉलिसी को। तो इसमें क्या करा गया कि प्रायर परमिश टू रिसीव फॉरेन फंडिंग, प्रायर परमिशन चाहिए टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। अगर जो किसी NGO को फॉरेन फंडिंग चाहिए तो प्रायर परमिशन चाहिए उसके लिए। कौन कौन फॉरेन फंडिंग या फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव कर सकते? जैसे कि कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं ले सकते, कोई जर्नलिस्ट नहीं ले सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं ले सकते, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं ले सकते। FCRA अकाउंट जो है डिजिग्नेट करता है FCRA अकाउंट इन सच ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FCRA अकाउंट खुलेगा NGOs का, और वहाँ पे फॉरेन फंडिंग रिसीव होगी। वैलिडिटी क्या रहेगी? 5 साल के लिए एक बार मिल गया लाइसेंस, फिर उनको अप्लाई करने का पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। NGOs फिर अप्लाई करेंगी विद इन 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ताकि वो फर्दर जो है फॉरेन फंडिंग रिसीव कर पाए। कंपलसरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, NGOs को एनुअल रिटर्न्स जो उनके हैं वो कंपलसरी है फाइल करना। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट में कुछ है ही नहीं खास, और देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 2023 में, जो कि पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1998 का, उसको रिपील करके। तो यहाँ ये पोस्ट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस को अपॉइंट करती है, और कुछ एग्जाम्पन्स दिए गए इसमें, जैसे पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी। तो अगर जो कहीं कुछ हो रहा है तो पोस्ट ऑफिस जो है लाइबल नहीं है किसी चीज़ के लिए। regard to service except such a liability as may be prescribed with regard to service provided by the post office। और यहाँ पे कोई पेनल प्रोविजंस भी नहीं है इस एक्ट में। पहली बार पोस्ट ऑफिस जो है 1727 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। क्या क्या न्यूज़ में रहा है इनमें से? जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो UN का एक लिंक्ड ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, गनरी जिसको कहते हैं, वो एक्रेडिशन देता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये दूसरी बार डिफर करा है। ठीक है, जैसे कि 1999 में जो है पहली बार दिया था NHRCI को, गॉट ए स्टेटस ऑफ एक्रेडिशन। तो ये एक UN की बॉडी है, याद रखना, इंडिया इसका मेंबर है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में कि NHRC के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और वो फर्दर अमेंडमेंट हुआ है उसमें। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे चेयरपर्सन होते हैं एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर करते हैं, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? जैसे कि स्पीकर हो गए लोकसभा के, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस के हो गए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टेन्योर क्या होता है? जो चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर ऑफ NHRC के होते हैं, वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 3 years टर्म और 70 years, जो भी पहले आ जाए। जैसे कि या तो 3 साल उनका टेन्योर पूरा हो जाए, या तो 70 years पे वो जो है रिटायर हो जाए। ठीक है, तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दोबारा इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। और ये रिमूव कैसे होंगे? ये भी रिमूव होंगे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी।
आफ्टर कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कंपोजिशन क्या है एनएचआरसी का? एक बताया ना, एक चेयरपर्सन होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ डीम्ड मेंबर्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है? टू इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑन इट्स ओन और ऑन ए पिटिशन बाय ए विक्टिम, इंटरवीन इन प्रोसीडिंग ऑफ इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन पेंडिंग बिफोर कोर्ट। कोर्ट में भी पेंडिंग है तब भी ये इंटरवीन कर सकते हैं प्रोसीडिंग में। कहीं भी जेल में जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, या फिर उसको चेक करते हैं कि लिविंग कंडीशन कैसा है इनमेट्स का जो कैदी हैं। रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिव्यू भी करते हैं। ये सब काम है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई पे हमेशा एलिगेशन लगता रहता है कि बाई स्टेट जो है एलिगेशन लगता रहता है कि सीबीआई जो है इंटरफेयर कर रही है स्टेट के इन्वेस्टिगेशन में डिस्पाइट रिमूवल ऑफ जनरल कंसेंट। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। सीबीआई किसी स्टेट में अगर जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो वहाँ पे स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। तो वो कंसेंट जो है एक जनरल कंसेंट होता है और एक स्पेसिफिक कंसेंट होता है। जो जनरल कंसेंट है, यहाँ पे सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम। एक बार जनरल कंसेंट ले लिया, अब वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है सीबीआई कभी भी कर सकती है, हर बार फ्रेश परमिशन नहीं चाहिए होता है। क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है एम्पावर करती है स्टेट को कि वो ये कंसेंट या तो दे दें सीबीआई को या तो डिनाई कर दें। तो अगर जो डिनाई करेगी तो वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। और स्पेसिफिक जो कंसेंट होता है उसमें सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस। जब भी उसको इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो अप्लाई करेगी अप्रूवल के लिए। तो यही जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है एलिगेशन लगाई सीबीआई पे कि डिस्पाइट ऑफ रिवोकेशन ऑफ जनरल कंसेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, तो न्यूज़ में इसीलिए था। बाकी जैसे स्टेट एक्यूज्ड यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच एंड वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म बाय यूनिटरली एम्प्लॉइंग सीबीआई विदाउट स्टेट प्रायर कंसेंट। जैसे कि आर्टिकल 131 जो है ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल होता है, कुछ एपलेट ज्यूरिडिक्शन होते हैं, रिट्स होते हैं। तो आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जहाँ पर डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स या फिर स्टेट एंड स्टेट्स का कवर होता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे। फिर सीबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संतनम कमेटी। ये कमेटी याद रखनी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में आते हैं। ये ना तो स्टेचुटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का एक एक्ट है, वहाँ से पावर अपना ड्राइव करती है। ठीक, तो सीबीआई इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सीबीआई कोऑर्डिनेट करता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के भी आप पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है। पैनल दैट सेलेक्ट सीबीआई चीफ कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीन लोगों का पैनल बनता है और वो सीबीआई चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इन 2021 प्रेसिडेंट प्रोमulgated टू ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड ईडी। दोनों का टेन्योर जो है उसको 5 साल के लिए करने के लिए प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जो कि पहले 2 साल था। ठीक है, कौन कौन से केसेस देख सकती है सीबीआई? जैसे एंटी करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, स्पेशल क्राइम हो गया, या फिर सो मोटो खुद से भी केसेस ले सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकपाल। ठीक है, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, जिसमें जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकायुक्त फॉर स्टेट्स एंड लोकपाल फॉर यूनियन, टू लुक आफ्टर द मैटर ऑफ एंटी करप्शन। ठीक है, एक अम्बड्समैन होते हैं सेंट्रल लेवल पे, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2023 टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसिक्यूशन करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। ये पहले और दूसरे एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है रेकमेंड करी थी कि लोकपाल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। लोकायुक्त जो है स्टेट लेवल पे होते हैं। लोकायुक्त जो है अपॉइंट करे जाते हैं बाई गवर्नर,
इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अपोजिशन क्या होता है लोकपाल का? एक चेयरपर्सन होते हैं एंड 8 मेंबर्स होते हैं, और जो 50% जो मेंबर होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट। लोकायुक्त जो अपॉइंट होते हैं वो बाई गवर्नर, और लोकपाल के जो होते हैं वो बाई प्रेसिडेंट। पहले सबसे पहले फर्स्ट लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष 2019 में। और प्रेजेंट टाइम में एम खानविलकर इस करंट लोकपाल। ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं और 70 साल का इनका रिटायरमेंट हो, जो भी पहले आ जाए। और ये इनएलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकपाल रीअपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल होते हैं। कंपोजिशन क्या होता है सेलेक्ट कमेटी का जो लोकपाल सेलेक्ट करती है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस होते हैं, एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। पावर ऑफ लोकपाल देख लेते हैं। जैसे सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई। तो लोकपाल जो है डायरेक्शन दे सकते हैं सीबीआई को, या सुपरिटेंडेंट कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल इस सर्व से फाइनल एपलेट अथॉरिटी फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस by any public authority in case where decision contain corruption finding under Prevention of Corruption Act 1988। जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ होता है लोकपाल का? इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्टर इन यूनियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर ऑफिशियल हो कोई यूनियन गवर्नमेंट के, चाहे वो ग्रुप ए बी सी डी कहीं से हो, सब पे जो है जुरिडिक्शन है लोकपाल का। चेयरपर्सन हो, मेंबर ऑफ ऑफिस एंड डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी ट्रस्ट ऑटोनोमस बॉडी, कुछ भी। ठीक है। या फिर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है जो कि 10 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पे भी लोकपाल का जुरिडिक्शन है। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहनी होती है? जैसे एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि अंडर आर्टिकल 338 अंडर आर्टिकल 338 एनसीएससी, अंडर आर्टिकल 338 ए एनसीएसटी, अंडर आर्टिकल 338 बी एनसीबीसी। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल याद रखिएगा, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो अंडर आर्टिकल 338 बी जो है एनसीबीसी के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए है। तो ये इंसर्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2018 में हुआ था। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तो लुक आफ्टर द मैटर या फिर पॉलिसी अफेक्टिंग राइट्स ऑफ ओबीसी। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव भी करेगा। ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स होते हैं इनके पास, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सेफ गार्ड हो रहा है कि नहीं बैकवर्ड क्लासेस का, ये सब काम है। सिमिलरली एनसीएससी है, हाँ बताया ना, आर्टिकल 338 के अंदर जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें भी चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। मतलब 2 terms तक अपॉइंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये सेफ गार्ड करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स को। फिर नेक्स्ट है यूपीएससी। रिसेंटली यूपीएससी चेयरपर्सन रिजाइंड 5 years बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। अच्छा, तो मनोज सोनी साहब जो रिजाइन कर दिए अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले ही, उसी के लिए न्यूज़ में है ये। तो आर्टिकल 315 जो है स्टेट दैट देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन एट यूनियन लेवल एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। 6 year एंड 65 years का टेन्योर है, और इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। आगे कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए इनएलिजिबल हैं अंडर गवर्नमेंट। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करें तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। कुछ कंडीशन दिए, जैसे इंसॉल्वेंट हो गए हैं या फिर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट उठा रहा है बाहर से। स्टेट फाइनेंस कमीशन,
स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243I of the Constitution empowers governor of the state to constitute स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, इनका काम क्या होता है? टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, स्टेट एंड पंचायत के बीच में कैसे जो है टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी यही रिकमेंड करते हैं। और ग्रांट इन एड अगर जो पंचायत को देना है तो किससे देंगे? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बताते हैं। फिर है सेंट्रल विजिलेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक अपना एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है 2023 का, जिसमें सेक्टर वाइज करप्शन कंप्लेंट जो रिसीव हुए हैं या फिर ऐसे केसेस जो डिस्पोज कर दिए गए हैं अगेंस्ट ऑफिशियल पब्लिक ऑफिशियल्स से। न्यूज़ में क्या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सीवीसी क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे कि ये स्टेचुटरी बॉडी है, सबसे पहली बात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से जो है बनी है, और ये 1964 में एस्टेब्लिश करी गई है ऑन रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले जो है रेजोल्यूशन से बनी थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी, जैसे कि सीबीआई के लिए था, और बाद में इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था 1998 में। ठीक है, 3 मेंबर बॉडी होती है इसमें, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन करा जाता है एक कमेटी के द्वारा, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें जो है पीएम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा रहते हैं, 3 लोग। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है? वही करप्शन मैटर में ये भी डील करती है, जैसे कि सुपरवाइजर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रेफर्ड बाय लोकपाल। लोकपाल के थ्रू अगर जो कोई कंप्लेंट आया तो वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। टू ओवरसी फंक्शनिंग ओवरसी फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जैसे जो है सीबीआई जो बनी है उसकी फंक्शनिंग को भी ओवरसी करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन सबसे पहली चीज़ कि ये नॉन स्टेचुटरी है। ठीक, प्रेसिडेंट अप्रूव्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, जो कि 2024 से 2027 तक के लिए। 23rd लॉ कमीशन 3 साल के लिए होता है इसका टर्म। लॉ कमीशन टू रिव्यू एंड रिकमेंडेशन लीगल रिफॉर्म्स टू इन्हांस इंडियन लीगल सिस्टम। सबसे पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल अंडर चार्टर एक्ट 1833 जो है चेयर्ड बाई लॉर्ड मैकले, जो सबसे पहले बार लॉ कमीशन बना था वो लॉर्ड मैकले चेयर करे थे। ठीक, और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार स्टलबर्ट। ये नॉन स्टेचुटरी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नोटिफिकेशन के बेसिस पे है। तो ना ये स्टेचुटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया था। नीति आयोग, अभी नीति आयोग को 10 साल हो गए हैं, 2015 में बना था, 2025 आ गई, तो उसके लिए न्यूज़ में है। ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है जो 2015 में बना वाया रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, रिप्लेसिंग 5 ईयर जो प्लानिंग कमीशन पहले बना था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनी थी। यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? पीएम, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, और यूटी विथ लेजिस्लेचर के जो सीएम होते हैं वो भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूटी के, एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड वाइस चेयरपर्सन, ये सब होते हैं। कुछ स्पेशल इन्वाइटी भी होते हैं। जो सीईओ होते हैं नीति आयोग के वो पीएम अपॉइंट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड इन अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन मैंडेट क्या है? अडॉप्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एसडीजीज इन कंट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको अडॉप्ट करना एंड मॉनिटर करना, एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेट भी मेंबर हैं। कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करती है नीति आयोग, जैसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग रिलीज करती है। तो फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन साथ ही रिपोर्ट, ये भी नीति आयोग ही रिलीज करती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बस इतना जानिए कि ये दूसरा सबसे बड़ा और पुराना, दूसरा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है।
ट्रीटी ऑफ बर्न से बना था 1874 में, और ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, अभी इसका जो है 20th एनिवर्सरी है 2025 में, तो इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी कुछ खास तो नहीं है। आरटीआई एक्ट 2005 जो है ये रिप्लेस करा था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। एक राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। established RTI is a fundamental right under Article 19. Right to information is a fundamental right. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। एक जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और बाकी जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10। अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो सीआईसी एंड आईसी का टेन्योर जो होता है फॉर पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, राइट क्या क्या मिलते हैं इनको। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में कमेंट में ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं। ठीक, एप्लीकेबिलिटी एग्जाम्पन्स है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 8 में जो एग्जाम्पन्स दिए हुए हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है, तो वो एग्जाम्पन के लिए यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, दैट इज इन सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। जैसे कि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन जो अफेक्ट करे सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि दैट अफेक्ट द रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगर जो ऐसा कुछ है इन्फॉर्मेशन तो वो भी नॉन डिस्क्लोजर है। ठीक है, नहीं डिस्क्लोज करना वो भी। लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस जो हैं उनके भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है कि अदर की प्रोविजंस पेनल्टी इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या भी कोई भी। ठीक है, उसके लिए पेनल्टी है, पेनल्टी। टाइम फ्रेम क्या है, विद इन 30 days ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अ मैटर कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी की बात है अगर जो, तो विद इन 48 hours इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अमेंडमेंट हुआ था 2019 में आरटीआई में, जिसमें ये एम्पावर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब टर्म्स, सैलरी एंड अलाउंस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ सीआईसी एंड आईसी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। उनको एम्पावर करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टर्म, सैलरी, अलाउंस एंड अदर टर्म्स जो है डिसाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आधार। आधार कार्ड का क्या है, आधार सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आधार कार्ड कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट एन अथॉरिटेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ या ऐसे कुछ था। तो उसी का सुप्रीम कोर्ट बोली है कि आधार कार्ड कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट टू अथॉरिटेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। आधार क्या होता है, 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इशू किया जाता है भाई UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी, इसको डीएक्टिवेट भी करा जा सकता है। कौन करेगा, यही करेगी जो इशू कर रहा है। आधार कार्ड इज नॉट ए प्रूफ फॉर सिटीजन और डोमिसाइल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ना ही डोमिसाइल का। आधार कार्ड कैन बी यूज होता है टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है, जैसे कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट
टू रिक्वायर आधार फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स सब्सिडीज अंडर स्कीम्स। तो चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्कीम से पैसे नहीं जा रहे हैं या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जा रहे हैं, तो आधार कार्ड वहाँ से यूज़ होता है। ठीक है, कुछ की ऑब्जर्वेशन थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, यहाँ पे एक आया था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इन इट्स 2018 judgment, top court affirmed the constitutionality of आधार एक्ट 2016। क्या क्या की ऑब्जर्वेशन, जैसे आधार जो है, मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। एक्ट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, 14, 15, 19 और 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होते हैं। और मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स, आधार कार्ड जो है वुड बी मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम, वुड बी, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट और मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन, फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर यू आई डी ए आई के बारे में कुछ है, ये एक स्टेचुटरी है क्योंकि एस्टेब्लिश कराया गया था 2016 में अंडर प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। काम क्या होता है, इशू करना, इनरोल करना, ऑथेंटिकेशन चेक करना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं वो टोटली यूनियन फंडिंग होते हैं, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। बट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग होती है। ठीक है, स्कीम दैट आर फंडेड जॉइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट इन सेक्टर फाइलिंग टू स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखिए, जैसे फंडिंग ऑल ट्रांजेक्शन टू स्टेट फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर बीइंग रूटेड थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टेट का होता है। जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैव बिकम प्राइमरी मोड ऑफ स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर मेड बाय यूनियन टू स्टेट्स, कोई स्पेसिफिक पर्पस से यूनियन जो है स्टेट को ट्रांसफर करती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड 3 हिमालयन स्टेट्स के लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 90:10 का शेयर होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90% स्कीम में फंडिंग करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 10%। अदर स्टेट्स में 60-40 का रेशियो चलता है। बट यूटी है अगर जो कहीं पे विदाउट लेजिस्लेचर, वहाँ पे 100% सेंट्रल फंडिंग करती है इन केस ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के, कुछ कोर स्कीम्स होते हैं, कंप्राइजेज नेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, 6 स्कीम फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, अवेलेबल फंड फॉर एनडीए, जैसे कि मनरेगा स्कीम हो गया, ये सब स्कीम हो गए। कुछ ऑप्शनल स्कीम होते हैं, स्टेट्स आर फ्री टू चूज, स्टेट पे होता है वो चूज कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिशन कर्मयोगी। सब बकवास बातें एक बार रीड कर लीजिएगा, बस इतना है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि एम करता है टू क्रिएट प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड एंड फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विस या फिर सिविल सर्वेंट्स। बाकी पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है ये इसमें। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इफेक्टिवनेस। अगर जो कहीं पे कोई ग्रीवेंस नहीं हो रही है, सब खुश हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस मतलब कि अच्छी जा रही है। अगर जो कहीं पेंडिंग केसेस पड़े हैं रिड्रेसल के, ग्रीवेंस के, तो वहाँ पे इनफेक्टिव परफॉर्म हो रही है, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इफेक्टिवनेस एज इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपी ग्राम्स आया था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल करता है जो सिटीजन को 24/7 टू लॉज देयर ग्रीवेंस टू पब्लिक अथॉरिटीज, जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं
उनके प्रति अगर जो कोई ग्रीवेंस है तो वहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हैं 24/7 ऑन अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी, सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स सब आते हैं सीपी ग्राम्स में। जन जो जन योजना अभियान, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च करी है। पीपल्स प्लान कैंपेन, जन योजना अभियान, तो बस ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, जन योजना अभियान से कहीं और किसी और मिनिस्ट्री का नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ठीक। किस लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान, पीपल पार्टिसिपेशन, सबकी योजना सबका विकास, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2018, बस इतना याद रखिएगा, बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़ की ऑडिटिंग के लिए रिसेंटली क्या हुआ कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस वॉज इनाग्रेटेड इन राजकोट, गुजरात। बस इतना याद करिएगा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट ये राजकोट में इनाग्रेट करा गया है। बाकी कैसे लोकल बॉडीज़ की ऑडिटिंग होती है वो देख लेते हैं। राजकोट में इनाग्रेट करा गया है, ठीक है। किस लिए करा हो गया? क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट है लोकल गवर्नेंस का, तो ये एम करेगा टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स ऑडिट। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 का कंटेन प्रोविजन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो कि इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप्ड ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कंडक्ट ऑनलाइन ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एट ग्राउंड लेवल। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप करा था ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑडिटिंग करने के लिए, ठीक है, जिसको अवार्डेड भी मिले थे। कहाँ से? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2023। करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म क्या है लोकल बॉडीज का? कैग, मैंडेट फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज फ्लो फ्रॉम कैग एक्ट, कैग एक्ट से कैग मैंडेट हो रहा है फॉर ऑडिट लोकल बॉडीज। कैग एक्सरसाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द proper maintenance of account and audit of all three level of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो कंट्रोल एंड सुपरविजन का काम किसका है? कैग का। करता कौन है? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट एंड और डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट, ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये कंटोनमेंट एरिया हर शहर में होते हैं, जैसे कि एसेंशियल एन एरिया फॉर मिलिट्री ट्रूप्स आर गैरिसन एंड प्राइमरली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर्स, मतलब सिविलियंस भी होते हैं ना वहाँ पे। कंटोनमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड अंडर कंटोनमेंट एक्ट 2006 से इन अकॉर्डेंस विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Cantonments are administered by Cantonment Board, which performs civic duties such as providing public health, water supply, primary education, etc. ये एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफ़ी और लगेगा, तो ये याद रखिएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैंटोनमेंट एक्ट 2006। Constitutionalization of environmental issues. Recent judgment stated that right to be free from adverse effect of climate change should be recognized by Article 14 and Article 21 of the Constitution. कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस एक ये याद रखिएगा कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1987 में, जिसमें राइट टू लिव इन ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है अंडर आर्टिकल 21 कहा गया था, इंटरप्रेट करा गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होते हैं? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जैसे कि ये न्यूज़ में कहता है क्योंकि एक इनकम्बेंट मेंबर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जर्मनी भाग गया थ्रू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आफ्टर एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, इश्यूड बाय डेजिग्नेटेड मेंबर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कुछ भी मेंबर होते हैं जो ऑथराइज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हीं को मिलता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसमें प्रिविलेजेस मिलते होंगे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन ए डिप्लोमेटिक असाइनमेंट और फॉर ऑफिशियल पर्पस जा रहा है वो तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज़ करेगा।
दोज लिविंग और हैविंग हैव बीन ग्रांटेड ए डिप्लोमेटिक स्टेटस। वैलिडिटी होती है 5 साल या कम, उससे कम। इम्यूनिटी क्या क्या मिलती है, जैसे कि होल्डर ऑफ सच पासपोर्ट आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज इंटरनेशनल लॉ, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, डिटेंशन, सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग इन होस्ट कंट्री। तो ये सब इम्यूनिटी मिल रहा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से। एग्जेम्पशन फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट इन सम कंट्रीज, कहीं कहीं पे वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है अगर ये पासपोर्ट है आपके पास तो। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल है विच ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम, सेलिब्रेटेड 15 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, 15 साल हुए उसके। ये जो है सेटअप किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, जैसे ये कॉमन सर्विस सेंटर है तो जितने भी सर्विसेज होते हैं, जैसे कि सर्विसेज ऑफर्ड बाई कॉमन सर्विस सेंटर टू G2C से आधार सर्विसेज हो गया, ITR फाइलिंग हो गई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज का हो गया, फाइनेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन, ये सब हो गया। तो सब सर्विसेज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे कॉमन सर्विस सेंटर उसी को कहा गया है। ठीक, तो इट इज़ वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी अप्रूव्ड इन 2006। एम क्या है, टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी थ्रू ए यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, इनकरेजिंग मोर वुमेन एज ए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ खास नहीं है उसमें। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का, इसमें इंडिया जो है 159 रैंक करी है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। रिलीज़ कौन करता है, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जो कि वर्ल्ड लीडिंग NGOs है। तो इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है इसमें, 159। मीडिया भी तो है वैसे ही। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है, बस इतना जानिए कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, हेडेड बाई ऑफिसर ऑफ ए रैंक ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैविंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टू दोज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा, एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक को डिस्ट्रिक्ट है, सेम पावर रहेगा जैसे डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, बस इतना ही है। और ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि आसाम हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट, आसाम ने लॉन्च करा है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग का PT 365 कवर होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।